हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर अपन डिस्कस करेंगे वो है ब्रिटिश राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भारत पर इसका क्या आर्थिक प्रभाव रहा। हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो जब प्रारंभ में वो एक कंपनी बन के भारत में आई और उसने व्यापार के द्वारा अनेक अपने फ़ायदे किए, लाभ कमाए। उसके बाद 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद वो धीरे धीरे प्रशासन के क्षेत्र में उसने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ली। इसके बाद धीरे धीरे उसने भारत में साम्राज्य विस्तार किया और अपने अनेक क्षेत्र बनाए। दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हो, चाहे पश्चिमी क्षेत्र हो, और उस पे उसने प्रशासन का कार्य करना शुरू किया और वो डायरेक्ट किसानों से भूमि लेने लग गई। अपने जब उसने 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 में जब भारतीय जो सीधा जो शासन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। तो हम बात करेंगे 1757 से 1857 के मध्य की, क्योंकि अपना पेपर इसी से संबंधित है। और उसके बाद का भी जो पीरियड है उसकी भी हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस पूरे काल में भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो नीति अपनाई उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं। पहला था कि भारत के जो कुटीर उद्योग थे उनका भारत में पतन हो गया, और दूसरा था भारत से धन का निष्कासन। ये जो धन का निष्कासन था वो विभिन्न विभिन्न रूपों में हुआ। तो इस टॉपिक में हम इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भारत से कुटीर उद्योग धंधे थे उनका अंत हुआ, ऐसी कौन सी नीतियाँ थी जिससे ये सब इसका कारण बना, और दूसरा भारत से धन का निष्कासन कैसे हुआ। जो हम प्रथम पॉइंट की बात करते हैं कि कुटीर उद्योगों का भारत में ह्रास हुआ, तो हम देखते हैं कि जो भारत था वो अंग्रेजों के आने के समय तक भारत में जो निर्यात करता था उसका अधिकांश भाग निर्मित वस्तुओं का था, अर्थात उनको भारत में बनाया जाता था और उनका भारत से बाहर उनका क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। और इसके अंदर महत्वपूर्ण थे सूती और रेशमी कपड़े, वो महत्वपूर्ण थे। इनके उत्पादन केंद्र भारत में अलग अलग स्थानों पर फैले हुए थे, जैसे बंगाल, गुजरात, पूर्वी समुद्र तट, कोरोमंडल क्षेत्र आदि। ये जो क्षेत्र थे वो पूरे यूरोप और जो आपका पूर्वी जो एशिया है उधर उत्तरी पश्चिम भारत एशिया इनमें फैले हुए थे। इनमें इनकी बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक भी अपन जो भारत था वो भारतीय वस्त्रों की मांग वो देश विदेश में भी थी, और भारत में भी जो आंतरिक मांग थी उसकी पूर्ति हो जाती थी, अर्थात इतना उत्पादन भारत में किया जाता था। इससे अपन स्पष्ट हो सकते हैं कि भारत का जो कुटीर उद्योग था वो हथकरघा उद्योग वो कितना महत्वपूर्ण रूप से विकसित था। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी तक आते आते न केवल भारतीय कपड़ों का निर्यात समाप्त हो गया, बल्कि भारत में जो जो मांग थी कपड़ों की वो भी इंग्लैंड से निर्मित कपड़ों से पूरी की जाने लगी। इससे स्पष्ट होता है कि जो भारत के जो कपड़ा उद्योग था उसका इस समय तक अंत हो चुका था। इस पर जो डॉक्टर D.R. गाडगिलिंग जो हैं महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प के पतन के 3 प्रमुख कारण बताए हैं। पहला उन्होंने बताया कि भारतीय राजतंत्र के पतन के फलस्वरूप हस्तशिल्प को संरक्षण देने वाले वर्ग का लोप हो जाना, अर्थात चूंकि पहले भारत में राजा महाराजा थे, राजाओं का शासन था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे उन राजाओं को पराजित करके उनके क्षेत्र अपने क्षेत्र में हस्तगत कर लिए। अब चूंकि राजा थे वो ही इन जो राजसी सामान थे, जो रेशमी वस्त्र थे, जो शाही वस्त्र थे, या जो अन्य कुटीर उद्योग थे, उनसे उत्पादन की जो चीज़ें थी उनको उनको संरक्षण देते थे या उनकी खरीदारी करते थे। लेकिन जब ये वर्ग ही नहीं रहा तो इनको खरीदे कौन। दूसरा, जो शिक्षित भारतीय थे उन्होंने यूरोपीय सामानों को अधिक तवज्जो दी, अर्थात जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो मध्य वर्ग था, जो बाहर पढ़ लिख के आया था, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सरकार के सामान की नकल करने लग गया था। तीसरा था अत्यधिक विकसित मशीनी माल का मुकाबला भारतीय उद्योग नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और इंग्लैंड से जो सामान आता था वो मशीनों से बनता था, उसमें श्रम कम लगता था, इसलिए वहाँ का सामान क्या होता था, सस्ता होता था। इसके अलावा उस पर जो भारत में टैक्स भी नहीं लगता था,
तो इस कारण से जो वहाँ के माल भरपूर आने लगे मंडियों में भारत में, तो इससे क्या हुआ, इससे भारतीय माल की जो मांग थी वो कम होती चली गई। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो कारण बताए हैं वो था कि भारत में मुक्त रूप से ब्रिटिश व्यापार शुरू करना। अब भारतीय जो ब्रिटिश व्यापार था वो क्या किया, वो मुक्त रूप से शुरू कर दिया गया। 19वीं सदी में औद्योगिक पूंजी का काल था, अर्थात उस युग में अंग्रेज उद्योगपति तथा व्यापारियों ने एक आक्रामक रुख अपनाया। ठीक है, और इसका आधार क्या था, स्वतंत्र व्यापार करना। उनके लगातार ब्रिटिश संसद पर उन्होंने दबाव डाला कि हमें मुक्त व्यापार की आज़ादी दी जाए। इसीलिए 1813 के जो चार्टर एक्ट था उसमें महत्वपूर्ण धारा जोड़ी गई कि भारतीय व्यापार पर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया और अब भारतीय व्यापार का स्वरूप बदल दिया और मुख्य रूप से भारत निर्यात करने वाला देश था जो अब पूर्णतः आयात करने वाला देश बन गया, क्योंकि अब जो भारतीय बाजार थे उसमें जो अंग्रेज़ों की जो मशीनें थी औद्योगिक क्रांति के बाद, तो उससे भारतीय जो कपड़ा था उसके मुकाबले ब्रिटिश कपड़ा भारत में आने लग गया। दूसरा था भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में बिक्री के लिए भारी कर लगाना। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में हम देखते हैं कि भारत में आयात होने वाले सूती तथा रेशमी वस्त्रों पर शुल्क की दर जो थी वो 3.5% थी तथा ऊनी वस्त्रों पर 2% थी, ये दर रखी गई थी। वहीं ब्रिटेन में आयात होने वाले सूती वस्त्रों पर 10%, रेशमी वस्त्रों पर 20% तथा ऊनी वस्त्रों पर 30% शुल्क लगा हुआ था। तो हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि किस प्रकार जो ये कर था वो एक भेदभावपूर्ण रूप से लगाया गया और इससे भारतीय जो माल था उसको बहुत अधिक नुकसान हुआ। इंग्लैंड में जो भारतीय माल था उस पर भारी कर के कारण मुनाफे का स्तर बनाए रखने के लिए भारतीय माल की कीमतें कम करना आवश्यक हो गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बुनकरों व अन्य दस्तकारों पर एकाधिकार स्थापित कर लिया और उन्हें निर्धारित मूल्य पर माल उत्पादित करने के लिए विवश किया गया। इससे क्या हुआ, जो कंपनी ने दस्तकारों को अपनी मांगों के सम्मुख झुकने के लिए दबाव डाले और भारतीय जो दस्तकार थी उनकी स्थिति कंपनी के क्या हो गई, गुलामों की जैसी हो गई। और इससे क्या हुआ, इससे धीरे धीरे वो वर्ग निर्धन होता चला गया। जब उसको प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो उन्होंने वो सब काम धंधे छोड़ दिए। तीसरा था भारत में रेलवे का निर्माण। ये भी भारत के कुटीर उद्योग धंधों को नष्ट करने में एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने इस उद्देश्य से ही रेलों का निर्माण किया था कि वह ब्रिटेन के उद्योगों को कच्चा माल व बाजार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। लॉर्ड डलहौजी था उसने स्वयं कहा था कि रेलों की स्थापना से भारत में जो सामाजिक और व्यावसायिक लाभ होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। धरती के इस छोर पर हमारे लिए जो बाजार बन रहे हैं उनके भावी विस्तार और संभवतया उनके मूल्यों को आंकना सूक्ष्म दृष्टि वाले विद्वानों के लिए आसान काम नहीं है। इससे क्या हुआ, जो रेल के कारण जो रेल पटरियां जगह जगह फैल गई उससे ब्रिटेन की बनी बनाई चीज़ें उसके लिए भारत में नए नए बाजार मिले। लंकाशायर और मैनचेस्टर जो इंग्लैंड के महत्वपूर्ण शहर हैं, वहाँ जो सूती कपड़ा जो बन रहा था उसको वो क्या हुआ, वो भारत में जगह जगह फैलने लग गया। तो हम देखते हैं कि जो रेलवे था उसने भी भारत के कुटीर उद्योगों को नष्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला था कच्चे माल का निर्यात। भारत से जब अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया जाने लगा, कच्चे माल का निर्यात किया जाने लगा। 1814 के बाद ब्रिटिश सरकार की यह महत्वपूर्ण नीति थी कि वह ऐसे कानूनों का निर्माण करे जिनके सहारे भारत से कच्चे माल जैसे चमड़ा, तेल, पटसन और कपास इंग्लैंड भेजा जा सके तथा वहाँ से तैयार माल क्या किए भारत को आ सके। इसलिए भारत से अधिक मात्रा में कच्चा माल विदेशों में भेजा जाने लगा। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि 1814 से 1835 के बीच जहां ब्रिटिश सूती वस्त्र उत्पादकों का भारत को निर्यात 10 लाख गज से बढ़कर 5 करोड़ 10 लाख गज हो गया।
वहीं इसी अवधि में भारतीय सूती वस्त्र का ब्रिटेन को आयात 10,25,000 गज से घटकर 3 लाख मात्र रह गया और 1880 तक तो हस्तकला उद्योग पूरी तरह समाप्त हो चुका था। तो हम स्पष्ट रूप से इस उदाहरण से देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी, उन्होंने भारतीय जो कुटीर उद्योग थे उनको नष्ट कर दिया और धीरे धीरे भारत जो एक प्रमुख निर्यातक देश था वो एक आयातक देश में परिवर्तित हो गया और उसका प्रॉफिट सारा किसको जाता है? इंग्लैंड को जाता है और भारतीय जनता धीरे धीरे क्या हो गई? निर्धन हो गई। तो ये भारत पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव जो नकारात्मक रूप से भारतीय जनता पर पड़ा वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। दूसरा जो आर्थिक प्रभाव देखते हैं वो है भारत से धन का निष्कासन। धन का निष्कासन क्या होता है कि भारत से जो धन था, भारत की जो इकोनॉमिक जो लाभ था, जो बेनिफिट था, वो धीरे धीरे इंग्लैंड में चला गया। वो किन किन रूपों में गया, इसके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो प्लासी के युद्ध के बाद भारतीय धन इंग्लैंड जाने लगा, उसके विभिन्न रूप थे। जैसे वह लाभ जो भारत में भूमिकरण प्रणाली से बचता था, अर्थात जब भारतीय भूमि कर उगाते थे तो उसे जो बेनिफिट खर्च के अलावा जो बचता था वो सीधा ब्रिटेन चला जाता था। वह लाभ जो भारतीय मंडियों पर एकाधिकार नियंत्रण के फलस्वरूप व्यापार से होता था। एक था वह बलपूर्वक धन की प्राप्ति जो कंपनी के अफसर भारत से प्राप्त करते थे। एक था वह मोटे मोटे वेतनों के रूप में प्राप्त किया हुआ धन जो कर्मचारियों को वेतन के रूप में मिलता था। अर्थात देखते हैं कि जो एक तो उनको वेतन के रूप में धन दिया जाता था, तो आपको पता है सब सारे जो अधिकारी वर्ग थे, जो कर्मचारी वर्ग थे इंग्लैंड के थे, तो उनको जो मोटे वेतन दिए जाते थे वो सिर्फ अपने जमा कराते थे इंग्लैंड में जाके। दूसरा जो यहाँ के अफसर जो धन जो विभिन्न दंड के रूप में या और अलग तरीके से जो वसूली करते थे वो भी सारा उनके बचत खातों में इंग्लैंड में चला जाता था। तीसरा भूमि कर उगाते थे, तो भूमि कर की आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ कि जो तीनों व्यवस्थाएं अपनाई गई, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसमें भूमि कर की दर बहुत अधिक थी और ये सारा प्रॉफिट वो लोग कहाँ जाता था? इंग्लैंड में चला जाता था। इसके अलावा जितनी भी मंडियां थी व्यापार की, उस पर किसका एकाधिकार था? उस पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था, तो उसका जो लाभ था वो भी सारा इंग्लैंड को जाता था। तो जो भारत का पैसा था, जो भारत में खर्च होना चाहिए था, वो भारत में खर्च न होकर ब्रिटेन में खर्च हो रहा था। 1857 के बाद धन की निकासी के जो तरीके वो और भी अधिक मात्रा में बदल गए। उसमें आपका देखते हैं कि जो गृह व्यय था, जो गृह व्यय वो क्या होता था? वो होता था कि जो उस व्यय के रूप में था जो भारत राज्य सचिव तथा उससे संबद्ध खर्चों के रूप में भारत से जाता था। 1897 से 1901 के बीच में भारत के औसतन राजस्व का ये 24% था, जो बाद में 1920-21 में बढ़कर क्या हो गया? 40% हो गया। इस गृह व्यय के मुख्य तत्व निम्न थे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को लाभांश, विदेश में किए गए सार्वजनिक ऋण और सैनिक व असैनिक व्यय। जो सैनिक व्यय था उसमें वो सभी खर्चे सम्मिलित थे जो इंग्लैंड के पदाधिकारियों को पेंशन रूप में मिलते थे। इसके अतिरिक्त लंदन में स्थित इंडिया ऑफिस के संस्थापक व प्रचलन पर खर्चे व ब्रिटिश सरकार के सचिवालय पर किए जाने वाले खर्च भी किस में सम्मिलित थे? इसी सैनिक व्यय में सम्मिलित थे। इसके अलावा इंग्लैंड में भंडार वस्तुओं की खरीद पर जो खर्च होता था वो भी भारत से ही जाता था। तो हम देखते हैं कि विभिन्न रूपों में जो ये गृह व्यय भारत से किया गया। इसके अलावा जो इस जो निकास था उसका महत्वपूर्ण रूप से जो आर्थिक प्रभाव जो भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ा, उसका दादा भाई नौरोजी ने महत्वपूर्ण रूप से इसको स्पष्ट रूप से किया और उन्होंने बताया कि भारत की निर्धनता का ये महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि इससे भारतीय जो थे वो धीरे धीरे दयनीय अवस्था पर पहुंच गए, क्योंकि ये एक लूट थी। उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजों के पूर्व भी लुटेरे आते थे, परंतु मध्ययुगीन लुटेरों की तथा अंग्रेज लुटेरों की तुलना करते हुए एक अन्य आलोचक ने कहा है कि पुराना लुटेरा केवल धनी आदमी की दुकानों को लूटता था, छोटे गांव व झोपड़ियों को नहीं। लेकिन साम्राज्य जो लुटेरे थे, अर्थात जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने सबसे छोटे गरीब
और दूर के क्षेत्रों में भी पहुंच गया। मतलब उन्होंने उन कुटीर उद्योगों को नष्ट करके उन्होंने उस छोटे से गरीबों को भी उन्होंने लूट लिया। इस धन के निकास के कारण देश में पूंजी एकत्रित नहीं हो सकी, जिससे भारत का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। उसका एक अधिक घिनौना पक्ष ये भी था कि ये धन पुनः भारत में पूंजी के रूप में लगा दिया जाता था और भारत का शोषण निरंतर बढ़ता जाता था। आर.सी. पंत ने एक भारतीय कवि की इस उपमा का उल्लेख किया है, जिसमें उसने बताया है कि एक राजा अपनी जनता से अधिक कर ग्रहण करना सूरज द्वारा पृथ्वी से उस पानी को प्राप्त करने के समान है जो वर्षा के रूप में पुनः भूमि को दे देता है। परंतु यहाँ तो सूरज पानी भारत से ग्रहण करता था और वर्षा केवल इंग्लैंड को ही देता था। अर्थात अगर भारत में अधिक से अधिक मात्रा में धन की वसूली की गई तो उसका भारत में निवेश नहीं हो पाया। जिस प्रकार आपको पता है कि जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, जो सूरज होता है तो उससे बहुत सारा पानी वो अवशोषित कर लेता है और वो वाष्प जब ऊपर इकट्ठी होती है तो वापस वही बरसात उसी क्षेत्र में वापस हो जाती है। लेकिन यहाँ तो क्या था, वो जो अंग्रेज़ लोग थे वो विभिन्न तरीक़ों से, मैंने आपको भी बताया विभिन्न तरीके थे, उनसे धन तो भारत से इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन जो उसका निवेश था वो ब्रिटेन में हो रहा था। इसीलिए क्या हुआ, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति फली फूली और भारत धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ से निर्धन होता चला गया, क्योंकि उससे लिया तो बहुत ज़्यादा गया लेकिन उसको दिया नहीं गया। तो ये सारा ये जो टॉपिक था वो था कि भारत में किस प्रकार जो ब्रिटिश नीतियाँ थी उन्होंने भारत को एक निर्धन देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर.सी. दत्त हुए, दादाभाई नौरोजी हुए आदि ने अनेक तथ्यों के आधार पर इसको सैद्धांतिक रूप से, इसको व्यवहारिक रूप से, दोनों रूपों से इसको स्पष्ट किया है कि किस प्रकार भारत धीरे धीरे अंग्रेज़ नीतियों के कारण निर्धन होता चला गया। ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक काफ़ी मात्रा में पूछा जाता है कि भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसका क्या आर्थिक प्रभाव रहा। तो हम उसको कुटीर उद्योगों के नाश के रूप में देख सकते हैं, भारत में निर्धनता की वृद्धि के रूप में देख सकते हैं, भारत से धन के निष्कासन के रूप में देख सकते हैं। विभिन्न तरीके से हम देखते हैं कि भारत में ये इसके नकारात्मक प्रभाव ही पड़े। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।